हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग मानव प्रजनन का आज आखिरी लेक्चर करने वाले हैं, जहाँ क्योंकि हमने इसके पहले के लेक्चर्स में प्रजनन कैसे होता है, कहाँ पे युग्मकों का निर्माण हुआ, कैसे युग्मकों का निर्माण हुआ नर के अंदर, कैसे युग्मक का निर्माण हुआ मादा के अंदर, और ये युग्मक कैसे एक दूसरे के साथ संलयित हुए, वीर्य सेचन की प्रक्रिया क्या थी, कैसे सिशन के द्वारा जो सेचित वीर्य था, इस वीर्य से शुक्राणु जाके मादा को निषेचित करता है, प्रजनन कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया हमने पहले पढ़ लिया। और ये पढ़ने के साथ साथ हमने ये भी देख लिया था कि निषेचन के पश्चात गर्भ धारण कैसे होता है। इतनी बातें हमने कर ली थी, गर्भ धारण तक की बात कर ली थी, और यह भी बात कर लिए थे हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि कैसे गर्भ का ये जो निर्माण 9 महीने के गर्भाधान की अवधि में कैसे एक गर्भ के अंदर एक शिशु, एक वयस्क भ्रूण जो है विकसित होकर एक वयस्क शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये सारी बातें हमने पिछली कक्षाओं में कर ली थी। आज हमें ये देखना है कि एक विकसित भ्रूण कैसे शरीर के बाहर आएगा, मतलब प्रसव कैसे होगा, और बाहर आने के बाद मादा उसको जो स्तनपान कराती है तो उसके वक्षस्थल पे उपस्थित स्तन ग्रंथियों के अंदर दुग्ध का निर्माण कैसे होता है। ये कुछ बातें हमें आज करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं प्रसव की बात करना। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा बच्चे? मेन टॉपिक होगा प्रसव। और प्रसव के साथ साथ हम ये भी सीख जाएंगे कि जब बेबी शरीर के बाहर आएगा तो उसको दुग्ध उत्पादन कैसे होता है मादा शरीर के अंदर, और कैसे वो उसको स्तनपान करा के उसका पालन पोषण करती है। तो प्रसव का मतलब क्या होता है, पहले ये मतलब समझ लें, फिर देखते हैं ये होता कैसे है। प्रसव का मतलब होता है जो विकसित भ्रूण है, जो 9 महीने के गर्भाधान अवधि में मादा के शरीर के अंदर विकसित हुआ है, वो भ्रूण कैसे शरीर से बाहर आता है, इसे बोलते हैं प्रसव। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी एक बच्चा पैदा होने वाला होता है, मादा के शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। सुना है ना ऐसी बातें कि शरीर में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। और उस दर्द के वजह से ही बच्चे उसके गर्भाशय के अंदर, जिसे हमने बच्चेदानी भी बोला था, उसके गर्भाशय के अंदर जो मस्कुलर थी, जहाँ पे 3 लेयर थी गर्भाशय के अंदर, बाहर वाली, अंदर वाली और बीच वाली जो मांसल गर्भाशय स्तर थी, उस मांसल गर्भाशय स्तर के अंदर ऐसे मांसपेशियों का जो संकुचन प्रकुंचन ऐसे होता है कि वो जो बच्चा उसके अंदर विकसित है, वो गर्भनाल के द्वारा, या गर्भनाल जहाँ पे गर्भाशय और ग्रीवा दोनों मिलकर गर्भनाल बनाते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है बर्थ कैनाल संरचना बताते समय कि वो कैसे उस संरचना से बाहर आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं प्रसव कैसे हुआ। तो प्रसव कैसे होता है? प्रसव का होना पूर्ण रूप से एक हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट प्रक्रिया है। प्रसव के लिए शरीर के कुछ हार्मोन्स काम करते हैं। ये कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कहाँ से आते हैं और क्या काम करते हैं, यही देखना है हमें इस लेक्चर के अंदर, और वो इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है। यस और नो? तो जब हम बात कर रहे थे एक परिपक्व भ्रूण के बारे में, तो परिपक्व भ्रूण जब बन रहा था, तो आप याद करिए, जब भी एक परिपक्व भ्रूण बन रहा था, अगर मैं एक दिखाने के लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा करूं कि मैं बोल दूं कि ये हो गया है, ये पूरी की पूरी कहानी कहाँ हो रही है? गर्भाशय के अंदर। और गर्भाशय के अंदर ये बच्चा एक पूरी ऐसी दीवार में उलझ गया है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जानना है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आपके लेवल पे उन चीज़ों को जानना ज़रूरी नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन जहाँ तक बन सकता है, जो पूछा जा सकता है, वो सारा हिस्सा हम लोग पूरा करेंगे। देखो बच्चे, ये है हमारे गर्भाशय के अंदर की स्थिति, जहां पे इस जगह पे हम बोल रहे हैं ये क्या है, ये हो गई हमारी प्लेसेंटा अपरा।
प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। अपरा विकसित हो गई है। इस अपरा से ही, इस अपरा के द्वारा ही जो बच्चा है वो बच्चा माँ से जुड़ा होता है। अपरा के बाद यहाँ से अपरा से एक नलिका निकलती है, ये रही बच्चा वो नलिका, और ये नलिका आके भ्रूण के साथ जुड़ गई है। किसके साथ जुड़ गई है? भ्रूण के साथ जुड़ गई है। देखेंगे और समझेंगे बातों को, कहानी को, क्या है यार। मैंने बोला ये अपरा है और ये निकल के भ्रूण के साथ जुड़ गई है, ये भ्रूण है। इस तरीके से ये गर्भाशय के अंदर उसके अंतर गर्भाशयी अस्तर में भ्रूण यहाँ पे सेट हो गया है। भ्रूण जो है वो जुड़ता है इस नलिका के द्वारा इस जगह पे। भ्रूण के जिस हिस्से में ये नलिका जुड़ती है, भ्रूण के जिस हिस्से में ये नलिका जुड़ती है, इसे हम बोलते हैं नाभिका या नाभिक। इसे क्या बोल देते हैं हम लोग? नाभिका या नाभिक। देखिए नाभिक वाले जगह पे ये अपरा से निकली हुई नलिका आके जुड़ गई, यस और नो? ये नलिका जब जुड़ती है, ये है हमारा भ्रूण। तो हमने ये तो पढ़ा था ना कि प्लेसेंटा से ही जो नलिका जुड़ रही है वही इसको पालन पोषण दे रही है, वही इसको खाना पानी दे रही है। ऐसी बात हमने पढ़ा था कि प्लेसेंटा से जो नलिका आ रही है, इस नलिका के द्वारा है इसे खाना पानी मिल रहा है। क्योंकि ये नलिका इसके नाभिक से जुड़ रही है, इसलिए इसे हम नाभिक नाल बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं बच्चे? इसे हम बोल देते हैं नाभिक नाल। कहां से जुड़ गई है? नाभिक के नाल से आके ये जुड़ गया है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो संरचना दिख रही है ये है हमारा भ्रूण जो विकसित हो रहा है, इसके नाभिक से ये हिस्सा जुड़ा हुआ है। अपरा पालन पोषण तो कर ही रही है, उसका वो खाना पानी, उसके अपशिष्ट पदार्थों का ध्यान तो अपरा रख ही रही है। ये अपशिष्ट पदार्थों के ध्यान रखने के अलावा भी जो अपरा है, मैंने लिखा था कि अपरा अंतःस्रावी ग्रंथिका के रूप में काम करती है। ये जो अपरा है बच्चे, ये अपरा क्या कर रही है? अंतःस्रावी ग्रंथिका के रूप में काम करती है। ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है अपरा से निकलने वाले हार्मोन। हमने कल भी बात की थी, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह अपरा काम करती है, और यह अंतःस्रावी ग्रंथि कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स का निर्माण करती है। जरा नाम देखना, HCG मानव ह्यूमन कोरियोनिक, जरायुजी गोनाडोट्रोपिन मानव जरायुजी गोनाडोट्रोपिन को हिंदी में भी गोनाडोट्रोपिन ही बोलते हैं। चलो, गोनाडोट्रोपिन क्या निर्माण हुआ? मानव जरायुजी गोनाडोट्रोपिन। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा बच्चे है HPL मानव प्रोलैक्टिन। पी से क्या होगा? प्रोलैक्टिन मानव अपरा लैक्टोजन। वैसे तो बहुत सारे, बट ये दो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये दो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि अपरा जब बन जाएगा तो HPG और HCG और HPL ये दो हार्मोन बेसिकली निकलेंगे। इसके अलावा हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो पहले से ही चले। यहां से ये भी एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन,
HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण विकास यहाँ से हो रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि से, अपरा वाली ग्रंथिका से। सुन लीजिए एक बात, जब अपरा का फॉर्मेशन हो जाएगा, अपरा कब बनती है ठीक से? तीसरे महीने में कंप्लीट यहाँ पे अंतरांगुली युक्ति बन जाती है। अंतरांगुली युक्ति कब बन जाती है? तीसरे मंथ में, तीसरे महीने को पूरा करते करते यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे प्लेसेंटल कनेक्शन बन जाता है, अपरा के साथ इस भ्रूण का कनेक्शन बन जाता है और तीसरे महीने से अपरा यहाँ से ये हार्मोन्स कुछ निकालने लगती है। मैंने बोला आप तो प्रसव की बात कर रहे हो और आप बोले हो तीसरे महीने से निकालने लगती है। हाँ, क्योंकि मुझे प्रसव के साथ साथ आपको दुग्ध उत्पादन के बारे में भी बताना है कि महिला के अंदर उसके स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण कहाँ से होता है। तो जैसे ही यहाँ से प्लेसेंटा चालू होती है, देखना बहुत बढ़िया सी बात सिखाऊंगा, जैसे ही प्लेसेंटा यहाँ से बन जाती है, यहाँ से कुछ हार्मोन्स का स्रावण शुरू हो जाता है। ये जो हार्मोन्स आप देख रहे हैं जिनका स्रावण यहाँ से हो रहा है, ये हार्मोन्स, इसमें जो HCG और HPL हैं, ये स्पेसिफिक हार्मोन है। देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपके शरीर में पहले भी निकलता था, मादा शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पहले से भी निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? अरे अंडाशय, ओवेरियन हार्मोन है ये, और अंडाशय के अंदर एस्ट्रोजन पहले से निकल रहा है। जब भी ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन पहले से निकल रहा है। लेकिन HPG और HCL ये ऐसे हार्मोन हैं जो कब निकलेंगे? जो सिर्फ तभी निकलेंगे जब प्रेगनेंसी होगी, सगर्भता होगी। यस और नो? ये क्या है? सगर्भता हार्मोन है। आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। आप अभी अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम मानव जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। वहां पे हम बात करते हैं अबॉर्शंस की, वहां पे हम बात करते हैं किसकी? अबॉर्शंस की। तो वहां पे आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे, कुछ मैथुन ऐसे होते हैं, जब उस युग्म का, उस कपल का ये टारगेट नहीं होता कि बच्चे पैदा हो जाए, लेकिन वो आकस्मिक रूप से एक्सीडेंटली वहां पे बच्चे पैदा होने की संभावना बन जाती है। जब भी ऐसा होता है, बच्चे पैदा होने की संभावना बन जाती है, तो उसका एक टेस्ट होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, उसका एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम लोग प्रेगा न्यूज के नाम से जानते हैं मार्केट के अंदर। यस और नो? उस प्रेगा न्यूज में लोग बोलते हैं कि कुछ पट्टियां होती है, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं है ना, कि उसमें पट्टियां होती हैं और मूत्र नलिका से जो मूत्र आता है, उस मूत्र के अंदर, मूत्र के कुछ बूंदें अगर हम वहां पे डालें तो उस पट्टिका में कुछ लाइनें बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? कुछ लाइनें बन जाती हैं। लाइन बन रही है तो प्रेगनेंसी है, नहीं बनी तो कोई बात नहीं। अब वो लाइन बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, जरा वो समझिए। यहां से वो लाइन बनाने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? वो लाइन बनाने की जिम्मेदारी है बेटा इस हार्मोन की, जिसे हम बोल रहे हैं सगर्भता हार्मोन, जिसमें दो हैं, एक तो HCG, HPL। अब आप समझिए, सामान्य अवस्था में अगर कोई महिला ऐसे प्रेगा न्यूज लेके चेक करे तो उसके अंदर कोई लाइन क्यों नहीं आती? क्योंकि तब ये हार्मोन नहीं बने रहते। लेकिन जब प्लेसेंटा बन गया, प्लेसेंटा डेवलप, प्लेसेंटा बनना तो शुरू हो गया पहले से ही, प्लेसेंटा फाइनली बन गया है, तो प्रेगनेंसी को कंफर्मेशन, प्लेसेंटा तो कब से बनना शुरू हो जाएगा? 7वें से 8वें दिन, तीसरे दिन तक जो निषेचित अंड कोशिका है वो गर्भाशय के पास आ जाती है और 7वें से 8वें दिन तक वो अंतररोपित हो जाती है। अंतररोपण होने के कुछ दिन बाद से ही ये हार्मोन निकलना शुरू हो जाते हैं। यस और नो? तो यहां से ये जो हार्मोन निकलते हैं, इन्हें बोलते हैं सगर्भता हार्मोन, जो यह कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ, गर्भ ठहर गया है, गर्भ प्रेगनेंसी हो गई है, सगर्भता की स्थिति बन चुकी है। क्लियर बच्चे? यहाँ पे और बाकी ये कुछ हार्मोन्स का नाम लिखा गया है। जो अपरा है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे खाना पानी जा रहा है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि कुछ और भी निकालती है। क्या? जब इस भ्रूण का विकास हो रहा है, जब ये विकास हो रहा है भ्रूण का, तो विकास के दशा में नहीं, जब ये भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है, जब ये भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है, तब दो जगह से, जब ये भ्रूण विकसित, पूर्ण विकसित हो जाता है, यार दिख, बाउंड्री नहीं दिख रही है, एक सेकेंड, स्पष्ट बाउंड्री दिख नहीं रही।
जब ये भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है तो पूर्ण विकसित भ्रूण से और अपरा से, दोनों जगह से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो ब्रेन को मैसेज देते हैं इस जो भ्रूण पल रहा था उसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ऐसा माना गया कि अब ये भ्रूण परिपक्व हो चुका है, यहाँ पे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है और अब इसे हमें निकालना है बाहर। तो कहाँ कहाँ से? दो जगह से, ध्यान देना। परिपक्व भ्रूण से, ये सवाल पूछा जाता है कि कहां से निकलता है, तो पहला है परिपक्व भ्रूण से और दूसरा है अपरा से। परिपक्व भ्रूण और अपरा दोनों ही ब्रेन के पास, मस्तिष्क के पास वो भेजना शुरू करते हैं एक प्रतिवर्त, एक रिफ्लेक्स भेजते हैं, एक मैसेज भेजते हैं ब्रेन के पास कि भाई मेरे बॉडी के अंदर जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा था वो पूरा हो गया है। और बेबी खुद भी भेजता है कि अरे मम्मी का दिमाग, क्योंकि वो मादा के शरीर में है, कि मैं विकसित हो चुका हूँ, अब मुझे बाहर निकालो, हो गया, मैं थक गया हूँ 9 महीने से यहाँ बैठे बैठे, अब मुझे दुनिया देखनी है। तो दोनों मैसेज कहाँ से आया? एक तो परिपक्व भ्रूण भेजता है, दूसरा अपरा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। ये दोनों क्या करते हैं? प्रतिवर्त भेजते हैं, रिफ्लेक्स भेजते हैं ब्रेन को। और देखो क्या होता है, परिपक्व भ्रूण, अब हम लाइन बना के लिख लेते हैं इसको। परिपक्व भ्रूण व अपरा दोनों ही सगर्भता अवधि के बाद ये दोनों ही सगर्भता अवधि के बाद मस्तिष्क किसकी? मादा को सूचना देते हैं। ये दोनों के दोनों ही क्या करते हैं? मस्तिष्क को सूचना देते हैं, सूचना देते हैं। यह सूचना गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा कि गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहां से शुरू हुआ, कौन देता है, तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए कि कौन देता है। कौन दे रहा है? दोनों, दो स्ट्रक्चर में साफ साफ लिखा है कि परिपक्व भ्रूण भी दे रहा है और मादा के शरीर से भी जा रहा है। तो भ्रूण और अपरा दोनों ही मस्तिष्क को भेजते हैं, उत्प्रक्षेपण उत्पर्त भेजते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रतिवर्त के कारण गर्भाशय के भीतर हल्के संकुचन प्रारंभ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हल्के संकुचन प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये संकुचन करवाता कौन है? सुनिए, जब ये मैसेज ब्रेन को गया तो मस्तिष्क के अंदर है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में 2 पाली है, उसी की एक पालिका से, पीयूष ग्रंथि की एक पालिका से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन कहां से निकल रहा है? पीयूष ग्रंथि से। मैं लिख दे रहा हूं, पीयूष हार्मोन है ये।
पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? ऑक्सीटोसिन। ये पीयूष हार्मोन ही क्या करवा रहा है? ये मांसपेशियों के अंदर संकुचन करवाता है। जरा सुनिए, जब भीतर पहले धीरे धीरे संकुचन हो रहे हैं उसे बोलते हैं माइल्ड, हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन। ये हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन भी ब्रेन को मैसेज भेजता है और वो ब्रेन से और ऑक्सीटोसिन, पीयूष ग्रंथि से और ऑक्सीटोसिन निकालता है। देखो, हल्के संकुचन और अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन का स्रावन प्रारंभ कर देते हैं। ऑक्सीटोसिन और ज्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इस वजह से ऑक्सीटोसिन का अमाउंट शरीर के अंदर बढ़ने लगता है। तो यहां से ऑक्सीटोसिन बढ़ रहा है और सुनना, यहां से ये जो हार्मोन निकल रहे हैं इसमें से एचपीएल जो लैक्टोजन है ये इस समय स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण की क्रिया प्रारंभ करवा देता है। मतलब अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको जब स्तन ग्रंथि, तो मैं बोलूंगा कि मादा के अंदर जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो विकसित होती हैं, नर के अंदर वो अवशेषी अंगों के जैसे होती है। लेकिन मादा के स्तन ग्रंथियों का विकास ऐसा नहीं कि शुरू से ही, नहीं, मादा के अंदर भी पहले ये अविकसित रूप में पाई जाती हैं। जैसे ही उनके अंदर यौवनावस्था आती है, यौवनावस्था में एफएसएच और एलएच के द्वारा, है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग प्रतिका प्रवर्धन हार्मोन जो था उसके प्रभाव की वजह से, एस्ट्रोजन के प्रभाव की वजह से ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा ये स्तन ग्रंथियों को विकसित किया जाता है। और स्तन ग्रंथियों के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं हैं, अभी हम लोग देखेंगे स्तन ग्रंथियों में क्या है कि वहां पे ये हार्मोन जाता है मैसेज लेके और बोलता है भैया सगर्भता हो गई है, प्रेगनेंसी हो गई है, अब जो है वो बच्चा कभी भी पैदा, मतलब बच्चा पैदा होने वाला है, तो आप दूध की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि कभी कभी प्रेगनेंसी जो है कुछ लोगों की 6 महीने 8 महीने में, जब वो पूरी तरीके से गर्भ अभी परिपक्व नहीं होता तभी हो जाती है। लेकिन अब वो गर्भ एक बार बन गया है तो अगर वो पैदा होगा 6 महीने पे हो, 7 महीने पे हो, 8 महीने पे हो, 9 महीने पे हो, तो उसे पोषण चाहिए और प्राथमिक पोषण उसे मादा से ही लेना है। तो तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, यस और नो? तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और तैयारी यहाँ पे एक तरफ दुग्ध का फॉर्मेशन हो रहा है और दुग्ध का फॉर्मेशन भी ये ब्रेन को मैसेज भेजता रहता है कि थोड़ा थोड़ा वो भी ऑक्सीटोसिन निकालता रहता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ती रहती है, जो लगभग 9वें महीने के पास आसपास आके उसकी मात्रा इतनी हो जाती है कि वो हल्का संकुचन शुरू कर देता है। जैसे ही ब्रेन को मैसेज जाता है, प्रतिवर्त जाता है, फुल्ली विकसित, पूर्ण रूप से विकसित गर्भाशय बोल रहे, पूर्ण रूप से विकसित
भ्रूण से या शिशु से और गर्भाशय के अंदर अपरा से, तो वहां पे जो ब्लड के अंदर ऑक्सीटोसिन उसके घूम रहा है, वो यहाँ पे हल्के संकुचन प्रारंभ करवा देता है। और इन हल्के संकुचनों के कारण और ज्यादा ब्रेन को मैसेज जाता है और वहां से तेज ऑक्सीटोसिन आने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कभी प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल को पहले स्टार्टिंग टाइम में वो फीमेल थोड़ी सी, उसको हल्का हल्का दर्द होता है, तो लोग बोलते हैं दर्द शुरू हो गया, लेके डॉक्टर के पास चलिए, और धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद उसका दर्द बढ़ता है। तो माइल्ड का इंस्ट्रक्शन वही है, जो हल्का संकुचन हो रहा है वो वही है। हल्का हल्का संकुचन यहाँ पे शुरू हुआ और हल्के संकुचन की वजह से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ा, जो ऑक्सीटोसिन तेज संकुचन करवाएगा। और संकुचन होगा तो कैसे? मादा शरीर में ऐसे संकुचन होते हैं, ऑक्सीटोसिन बढ़ने की वजह से मादा संकुचन बढ़ जाता है तथा इस प्रकार होता है, बढ़ जाता है तथा यह संकुचन इस प्रकार होता है कि परिपक्व भ्रूण अपरा सहित शरीर के बाहर जन्म नलिका से होते हुए, शरीर से बाहर जन्म नलिका से होते हुए आ जाता है। शरीर से बाहर आ जाता है। कैसे आता है? जन्म नलिका से होते हुए वो शरीर से, बॉडी से बाहर आ जाता है। और जैसे वो बाहर आता है, डॉक्टर खुशी आपको बताते हैं और आपके घर में मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो जाती है। बधाई हो के मैसेज शुरू हो जाते हैं कि बच्चा हुआ है। यस और नो? इस तरीके से बच्चे पूरी प्रक्रिया में इस तरीके से करके आप क्या करते हैं? प्रजनन को संपूर्ण कराते हैं और बच्चा आपके शरीर के बाहर आता है। इस समय इस पूरी प्रक्रिया को ये बच्चा बच्चे का मादा शरीर के बाहर आना बाहर आने की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है। तथा मादा को होने वाली पीड़ा प्रसव पीड़ा क्या कहलाती है? प्रसव पीड़ा कहलाती है। स्पष्ट हो गया बेटा प्रसव की बात? अब प्रसव के साथ ही जब बच्चा बाहर आता है तो हमें दूसरा जो पॉइंट पढ़ना है इस चैप्टर में, वो पढ़ना है दुग्ध उत्पादन। वो क्या पढ़ना है हमें? दुग्ध उत्पादन के बारे में पढ़ना है। जरा आइए देखते हैं प्रसव के बाद क्या चल रहा है। प्रसव के पश्चात
प्रसव के पश्चात बच्चे को मां के दूध का आहार दिया जाता है। आहार दिया जाता है। स्पष्ट है? दूध का आहार दिया जाता है, समझिए। मानव मादा में यह दूध स्तन ग्रंथियों के अंदर, दूध कहाँ बनता है? स्तन ग्रंथियों में बनता है। दूध कहाँ बनता है बेटा? स्तन ग्रंथियों में बनता है। मादा शरीर में स्तन ग्रंथियां कारिक तथा नर शरीर में अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? अवशेषी अंग के रूप में, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में। मेल के अंदर, नर के अंदर ये काम नहीं करते। यस और नो? मादा के भीतर भी, मादा के भीतर वक्ष स्थल पर यह ग्रंथियां यौवन अवस्था के बाद जनन हार्मोन एस्ट्रोजन, मादा के अंदर कौन से जनन हार्मोन निकलते हैं? मेनली क्या है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन। यस और नो? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन के यौवन के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के श्रावण द्वारा विकसित होने प्रारंभ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकसित होने प्रारंभ हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये विकसित हो रहा है, तो कैसे विकास हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन सी संरचनाएं हैं, उसके बारे में भी हमें बात करनी पड़ती कि मादा के वक्षस्थल में क्या क्या संरचनाएं हैं। तो जरा देखिए, मादा का वक्षस्थल, अगर ये मैं मान लूं ये पसली की हड्डियां हैं, तो पसलियों के ठीक ऊपर उसके वक्षस्थल पे, ये चेस्ट वाले रीजन पे, यहाँ पे इसके ठीक ऊपर कुछ इस तरीके से दुग्ध ग्रंथियां बनती हैं। कुछ इस तरीके से दुग्ध ग्रंथियां बनती हैं। दुग्ध ग्रंथियां असल में बहुत ही ज्यादा वसी, बहुत ही ज्यादा फैटी टिश्यू पाए जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे फैट्स पाई जाती है दुग्ध ग्रंथियां का विकास में। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मेनली पाए जाते हैं संयोजी ऊतक, है ना, कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे मेनली यहाँ पे फैट की लेयर। तो यहाँ पे बहुत सारा पहले तो क्या भर जाता है? वसा भर गया, फैट भर गया। नहीं छोड़ दो, ऐसे नहीं, बीच बीच में दिखा देंगे। जब हम एक वक्ष को देखते हैं, एक स्तन को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर 15 से 20 स्तन पालिकाएं हैं। मतलब इसके अंदर भी क्या है? छोटे छोटे लोब्स है। ये छोटे छोटे लोब्स में डिवाइडेड है, जिसे बोलते हैं स्तन पालिकाएं। ऐसी एक, ये दो,
ये 3। अब यहाँ पे हमने 3 बनाया है, टोटल ये 3D स्ट्रक्चर है ना, हम तो 2D देख रहे हैं, तो इसमें 15 के आसपास 15 से 20 स्तन पालिकाएं होती हैं। ये होती है बेटा स्तन पालिकाएं। क्या है ये? स्तन पालिकाएं होती है। नंबर पे लिख दो 15 से 20। और इनके बीच बीच में भरा हुआ है फैटी टिश्यू। आ रहा है समझ में? इनके बीच बीच में क्या भरा हुआ है? फैटी टिश्यू भरा हुआ है, फैट्स भरे हुए हैं। जो बोर्ड का बैकग्राउंड दिख रहा है वो समझ लो कि सारा का सारा क्या है? फैट भरा हुआ है ये बीच के स्ट्रक्चर में। यहाँ पे इनके अंदर, इन कूपिकाओं के, इन पालिकाओं के अंदर देखते हैं तो इनके अंदर भी पालियां होती हैं, और इन पालियों में ऐसे छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के समान छोटी छोटी ग्रंथियां हैं। क्या बोला मैंने? इसके अंदर छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के समान दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। क्लियर है बच्चे? स्तन कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तन कूपिका। यही क्या है? यही स्तन ग्रंथियां हैं, यहीं पे दूध का निर्माण होता है। मतलब 15 से 20 पालिकाएं, पालिकाओं के अंदर कूपिकाएं, और इन कूपिकाओं से होगा दूध का निर्माण। यस और नो? तो बहुत सारी कूपिकाओं से, देखना, बहुत सारी कूपिकाओं से जो पाइप, जो दुग्ध आता है वो आता है एक नलिका के अंदर। यहाँ पे दुग्ध कहाँ आएगा? इस एक नलिका के अंदर। संरचना देखते रहना, समझ में आएगा तभी। आपके एनसीईआरटी में बना भी रखा है, अगर आप देखते हैं अपनी एनसीईआरटी को तो आपके बुक में ये डायग्राम बना भी रखा है, पेज नंबर बिल्कुल दिखाया है। स्तन पाली भी दिखाया है, स्तन कूपिका भी दिखाया है, और अब जाके स्तन नलिका दिखा रहे हैं। तो आइए वो भी देख लेते हैं। यह स्तन पालिका दिखा रखा है, बिल्कुल सही है। यहां से जब आगे जाते हैं तो यहां से आगे जाने पे बेटा आपको नलिका दिखेगी एक ऐसी, एक ये नलिका, मैं इसको ऐसे ही कर देता हूं। जो ये कूपिक, जो स्तन पालिका की नलिका है वो यहाँ आई, इसकी यहाँ आई, ये एक नलिका हो गई जो यहाँ पे आके एक मोटी नलिका में खुलती है। जहाँ पे ये मिलती है यहाँ पे क्या बन जाता है? एक मोटी नलिका बन जाती है ऐसे। क्लियर हो रहा है? देखो आप अपनी अपनी एनसीईआरटी में, आप किताब में देखोगे, इसे स्तन नलिका या एम्पुला बोल रहे हैं। इसे क्या बोल रहे हैं? स्तन नलिका, जो जाके आगे एक चौड़े भाग तुम्बिका में खुलती है। कहाँ पे खुलती है बेटा? तुम्बिका में खुलती है। क्लियर है? इस तुम्बिका के बाद आप देखेंगे तो बहुत सारी यहां से भी आएगी, मतलब यहां से मान लो ये आ रही है, ये इन तुम्बिकाओं से भी एक पतली सी नलिका निकलेगी ऐसी। ये दिस इज लैक्टिफेरस ग्लैंड, हिंदी में इसे दुग्ध नलिका बोलते हैं, दुग्ध वाहिनी। क्या बोल रहे हैं? दुग्ध वाहिनी, या नलिका ही बोलते थे तो भी कोई बात नहीं, दुग्ध नलिका बोलते हैं। और ये नलिका लेके आती है आगे वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में दूध को। जरा देखेंगे ये आगे का हिस्सा ना, यहाँ तक, ये आगे का हिस्सा बहुत ही ज्यादा वर्णीकृत होता है, पिगमेंटेड होता है। ये आगे का हिस्सा क्या होता है? बहुत ज्यादा पिगमेंटेड होता है। ये वाला हिस्सा, इस पिगमेंटेड हिस्से को, इस निप्पल के जो आगे का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा क्या है? पिगमेंटेड है। इस वाले हिस्से को परिवेश, इस वर्णीकृत, इस पिगमेंटेड हिस्से को परिवेश या एरियोला बोला जाता है। जिसका ठीक अगला वाला हिस्सा ये कहलाता है निप्पल या चूचक। क्या कहलाता है? निप्पल या चूसक कहलाता है, चूसक। क्या कहलाता है बच्चे? निप्पल या चूसक कहलाता है, जहां से बच्चे दूध का श्रावण करते हैं। अब देखना, जब बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को
आप जैसे ही दूध पिलाने जाएंगे तो उसके दोनों होंठ इस चूसक के चारों तरफ आते हैं और इस एरियोला टिश्यू पे टच होते हैं, इस वाली जगह पे। और इस वाली जगह पे यहाँ पे जो मैंने बताया जो परिवेश है वो हाईली वर्गीकृत है, क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिव सेल्स पाई जाती है बहुत सारी। और जैसे ही बच्चा अपनी माँ के चूसकों को टच करता है, उसके होठों के सेंसिटिविटी, उसकी वजह होठों से प्रतिवर्त जाता है ब्रेन में। और आपको याद है पहले से ही कि अभी जब बच्चा पैदा हुआ है, इस समय पे जो दुग्ध निर्माण प्रारंभ करवाती है वो था प्रोलैक्टिन हार्मोन। याद करो, नाम बताया था, HPL, ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा दुग्ध का निर्माण शुरू होता है, प्रारंभ होता है, यह दुग्ध का निर्माण होता है। लेकिन दुग्ध निकास, दुग्ध निकलता कैसे है? दुग्ध निकलता है ऑक्सीटोसिन के वजह से। आप लोग जब कभी पढ़ोगे 11th में तो आपको सिखाया जाएगा ऑक्सीटोसिन क्या है। ये लव हार्मोन होता है। ये दो लोगों के बीच में प्यार को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? प्यार को बढ़ाता है। तो इस ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में, इस ऑक्सीटोसिन के वजह से दुग्ध का स्रावण होता है। तो जब भी आपने देखा है ऑक्सीटोसिन, जब भी बच्चा रोता है तो मम्मी कहीं भी होगी तो वो सब काम छोड़ छाड़ के चली आती है। क्यों? क्योंकि वो जैसे बच्चे के रोने की आवाज आती है, वो रोने की आवाज ही उनके ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन चालू कर देती है और उनको अपने बच्चे के लिए प्यार आ जाता है। फिर जैसे ही मम्मी बच्चे को लेंगी और अपने स्तनपान को कराना चाहेंगी, तुरंत दूध का निर्माण शुरू, क्योंकि उसके अंदर जैसे ही बच्चे के लिए प्यार आया ऑक्सीटोसिन का स्रावण शुरू हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? तो ये था दूध का निर्माण कैसे होता है और यहाँ पे दुग्ध ग्रंथि की संपूर्ण संरचना। यहाँ पे बीच में फैटी टिश्यू भरे होंगे, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वसीय ऊतक यहाँ पे भी क्या है? भरे हुए हैं। और यहाँ से दुग्ध निकल रहा है, जो बच्चा क्या कर रहा है? खाना पानी में अपने सेवन में ले रहा है। ये इसके हो गए वसीय ऊतक। ये उसके क्या हो गए? वसीय ऊतक हो गए, फैटी टिश्यू हो गए। और ये हो गया प्रॉपरली बच्चे के अंदर दुग्ध का निर्माण कैसे होता है, कहाँ से होता है, उसकी कहानी। स्पष्ट हो गया बच्चे ये बात? ये पूरी कहानी क्लियर है? ये वाली पूरी कहानी क्लियर है ऑक्सीटोसिन के निर्माण तक की। यहाँ से दूध का निर्माण होता है, दुग्ध का निष्कासन कैसे होता है, इस पे सवाल पूछा जाता है। मादा के अंदर दुग्ध का निष्कासन पथ क्या होता है, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो जो दूध का निष्कासन पथ होता है वो बना दूध बना कहाँ था? दूध बना कहाँ था? अभी मैंने दिखाया था, कूपिकाओं के अंदर। यस और नो? कूपिकाओं के अंदर। तो जो दूध निकलना चालू होगा वो भी कहाँ से होगा? कूपिकाओं से होगा। तो स्टार्ट हुआ स्तन कूपिका से। स्तन कूपिका के बाद वो आया मेमोरी ग्लैंड में, जिसे हम बोलते हैं स्तन नलिका। दिखाया? ये यहां बना, यहां से जो दूध निकला वो आया स्तन नलिका में। यस और नो? स्तन नलिका के बाद स्तन तुम्बिका, एम्पुला से होते हुए, एक बार यहाँ पे भी देखें, स्तन नलिका के बाद तुम्बिका। यस और नो? कहाँ पे आ गया? स्तन तुम्बिका में। तुम्बिका से गया वो यहाँ पे दुग्ध वाहिनी में, लैक्टिफेरस ग्लैंड में। और दुग्ध वाहिनी से चूसक में, और चूसक से शिशु को, शरीर से बाहर की तरफ। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप रास्ता बताइए, दूध कैसे कैसे शरीर से बाहर आता है। तो मैंने आपको ग्रंथि की संरचना भी बता दी या, और इसके बारे में सारी आंतरिक बातें भी कर ली कि यहाँ पे क्या क्या है, एक एक चीज बना के दिखा दी।
प्रसव के समय पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे यहाँ पे मैसेज जाता है, कैसे प्रसव के बाद बच्चा शरीर के बाहर आता है, कौन कौन से हार्मोन का रोल होता है, ये सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ ली बच्चे। और इसी के साथ हमारा ये अध्याय भी खत्म होता है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, एक बार इस अध्याय को पढ़ेंगे ठीक से, लेक्चर वाइज। मैंने बहुत आराम आराम से एनसीईआरटी के हिसाब से, या राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड एक ही लगभग लिखते हैं, तो आप अपनी पुस्तक समझ लीजिए, उसके हिसाब से बहुत आराम से आपको पढ़ा दिया है। ये पढ़ने के बाद अब आप लोग प्रश्न की जो भी प्रश्नोत्तरी है उसका आप अभ्यास करेंगे कि क्या ये पढ़ने के बाद आप अपना उत्तर खुद बना पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो भी अगर आपको कहीं से उत्तर मिलता है तो आप उसको पढ़िए एक बार, और उन उत्तरों को पढ़ के आप अपना यहाँ पे जो सीखा है इसको शब्दावली में लिखने का अभ्यास करें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अध्याय खत्म हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप लोग चाहते हो कि आप इसको पढ़ते रहें, आपको इनके जो भी हमने चीज़ें सीखी हैं इस पे प्रश्न का अभ्यास करना है, या यहाँ पे जो भी पीछे लिखा हुआ है ये आपको नोट्स के रूप में चाहिए, तो आप मोशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और पढ़ते रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।